हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2 जो देख रहे थे उसकी क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 तक हम 30 तक हम देख चुके हैं। 31 से इसमें 61 आसपास तक देखेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले इस प्रकार की पीडीएफ जो था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अभी जो है इस टाइप से आएगा, ठीक है। देख लीजिए 31 वही वाला क्वेश्चन है और वही यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा कम एमबी का बनेगा, ठीक है। और साथ ही पीडीएफ बनाने में मुझे आसानी होगा, जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा ये जो अभी ये वाला, ठीक है, थोड़ा वाइट दिखाई दे रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप लोगों को क्लियर लगेगा या नहीं बताइएगा। अगर यदि अच्छा क्लियर दिखाई देता है तो फिर इसी प्रकार का पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें क्या होता है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है मेरे को, ठीक है। तो पीडीएफ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें ये देख सकते हैं ये वाला में इसमें इस टाइप से दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग अगर यदि इसमें तो अच्छा दिखता ही है, ठीक है, और इसमें किस प्रकार अगर अच्छा नहीं दिखता बोलिएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या है मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर यदि ऐसे बनाऊँगा तो मेरी टाइम का बचत होगा। तो आप लोग बोलिएगा इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेदांता यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है। मेदांता यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है, तो ये गलत हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा मेला क्या होता है, कुंभ का मेला होता है जो 4 साल में एक बार लगता है, तो ये गलत हो जा रहा है। मेदांता यात्रा महोत्सव हर 2 वर्ष में तेलंगाना के मेदांता गांव में आयोजित किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। मेदांता यात्रा का जो महोत्सव होता है हर 2 वर्ष में तेलंगाना के मेदांता गाँव में आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार इस कथन क्या हो जाएगा, 2 सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा बी, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा सही हो जाएगा, बी, केवल बी, ठीक है। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 31 की। मेदांता यात्रा समक्का सरलंबा यात्रा या मेदांता यात्रा भारत के तेलंगाना राज्य में मनाए जाने वाले देवियों के सम्मान का एक आदिवासी त्यौहार है। यात्रा तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वई मंडल के मेदांता में शुरू होता है और यह हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कथन 2 सही है इसलिए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के बाद मेदांता यात्रा देश में भक्तों की सबसे बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। वर्ष 2012 में अनुमानित 10 मिलियन लोग एकत्र हुए तथा कथन 1 सही नहीं है। किस लिए, क्योंकि कुंभ मेला के बाद ये सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए ये सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर, ठीक है। कितना, 32 नंबर। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नहीं, कृष्णा नहीं, कौन सा, गोदावरी होना चाहिए। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है, इसलिए गलत हो जा रहा है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ये सही है। नर्मदा का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, तो ये क्या है हम लोग का सही है। कथन 3 देखते हैं। हेमावती और काबिनी कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती और काबिनी, ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, बाकी दोनों सही है। कौन सा सही है पूछा गया है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए कथन नंबर सी। कौन सा, कथन नंबर सी। 32 का सी व्याख्या देख सकते हैं हम, ये रहा 32, ठीक है। गोदावरी नदी यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। बाकी आगे देख लीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से होता है या भ्रंश के कारण बनी भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है, अतः कथन 2 सही है। कावेरी नदी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती है और तमिलनाडु में कुड्डालोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है, इसलिए कथन 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम 33 देखते हैं। तो ये रहा 33 नंबर। मालविनस द्वीप स्थित है। मालविनस
द्वीप दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, तो यही सही है। मालविनस द्वीप स्थित है कहाँ? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर। यहाँ तो मैप अच्छा से क्लियर यहाँ दिखाई नहीं देगा इसमें, ठीक है, ये वाला PDF में। तो चलिए ये आप जान लीजिए कि मालदीव, ठीक है, मालविनस द्वीप कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर। आगे बढ़े हम 34। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, सही है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जो केंद्र सरकार के लिए होता है, और एक लोकायुक्त होता है जो राज्य सरकार के लिए होता है, ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो ये सही है, इसलिए इसमें कथन 2 केवल इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं 34 की, ये रहा। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ यानी कि केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त, ठीक है, केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्था बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले संवैधानिक निकाय हैं। लोकपाल एक बहुराष्ट्रीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है, इसलिए कथन 1 क्या है? सही है। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है, ठीक है, तो कथन 2 इसका सही है। तो आगे बढ़े हम 35 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम वहाँ विकसित होती है जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ मिलती है, तो जेट स्ट्रीम वहाँ विकसित होता है जहाँ पे अलग अलग वायु एक साथ मिलते हैं, तो ये सही है। शीत उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये सही है। शीत उप उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीत उप उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। आगे बढ़े हम 35 की व्याख्या देख सकते हैं। जेट स्ट्रीम एक भूस्थिक वायु है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से बहती है। जेट स्ट्रीम वहाँ विकसित होती है जहाँ अलग अलग तापमान की आयु राशियाँ मिलती है, इसलिए यह आमतौर पर सतह का तापमान निर्धारित करता है कि जेट स्ट्रीम कहाँ बनेगी, अतः कथन 1 सही है। जेट स्ट्रीम के प्रकार ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, जेट स्ट्रीम के प्रकार। शीत उप उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए कथन 2 क्या है? सही है। यह हिमालय पर्वतमाला और तिब्बती पठार द्वारा विभाजित होता है। एक शाखा उत्तर से पठार के समांतर चलती है जबकि दूसरी हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चलती है, तो बाकी देख लीजिए, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, दक्षिणी शाखा हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ बहती है। तो आगे बढ़े हम 36 नंबर की ओर, ठीक है, ये रहा 36। पूर्व व्यापी कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है, तो ये सही है। पूर्व व्यापी कर संबंध ये क्या होता है? अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है, तो ये कथन सही है। पूर्व व्यापी कराधान का उद्देश्य कराधान नीतियों में किसी भी विचलन को ठीक करना है जो अतीत में किसी कंपनी को कमी का फायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है, तो ये सही है। पूर्व व्यापी कराधान का उद्देश्य क्या होता है? कराधान नीतियों में किसी भी
विचलन को ठीक करना और जो अतीत में किसी कंपनी को कमी का फायदा उठाने का, ठीक है, किसी कंपनी को जो कमी हुए रहता है उसके फायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 36 देख सकते हैं, पूर्वव्यापी कर या कर अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। या अतीत में किए गए लेन देन पर नया अथवा अतिरिक्त कर हो सकता है। कई देश का कराधान नीति का प्रयोग कराधान में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए करते हैं जिन्होंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की एक खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी थी। पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को प्रभावित करता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग अलग व्याख्या की थी, अतः कथन तो सही है। आगे बढ़े हम। 37 भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है? भारत के कौन से स्थान पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है? सुंदरबन, तो सुंदरबन में खारे पानी का मगरमच्छ पाए जाते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भी पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ भी तीनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए से प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। इसकी आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या, इसकी मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो ये सही है। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का, ठीक है, जो प्रवासन होता है उसके कारण जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, सही है। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 58 अगर हम व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह न केवल जनसंख्या का आकार बदलता है बल्कि आयु और लिंग संरचना के संदर्भ में शहरी और ग्रामीण आबादी की जनसंख्या के संघटक को भी परिवर्तित करता है, इसलिए कथन एक क्या है? सही है। यह स्वीकार करते हुए कि परिवार की योजना से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा, भारत सरकार ने वर्ष 1952 में व्यापक परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम ने स्वैच्छिक आधार पर जिम्मेदार और नियोजित मित्रत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 एनपीपी नियोजित प्रयासों की परिणति है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो आगे बढ़े हम। 38 देखें, अब देखेंगे हम 39। धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद इसकी चर्चा की जाती है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव के जिसमें जो राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद चर्चा नहीं की गई है, 3-4 दिन के बाद इसकी चर्चा की जाती है, इसलिए ये कथन गलत हो रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव संशोधन योग्य है, तो ये सही है। धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन किया जा सकता है, संशोधन योग्य है, तो ये कथन 2 सही है। उपयोग कुछ का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल और केवल 2, एक तो गलत हो गया, ठीक है। तो 39 का देखना चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र के प्रारंभ में और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। इस संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा के भाषण स्पीच फ्रॉम दी थ्रोन इन ब्रिटेन से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। संबोधन पर चर्चा
उसके प्रस्तुत होने के कुछ दिन बाद होती है और बीच की अवधि में अन्य कार्य किए जाते हैं, इसलिए कथन एक गलत हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के नोटिस राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही दिए जा सकते हैं। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना बुलेटिन में छप जाने और प्राप्त हो जाने के बाद ही सदन के सदस्यों को भेजी जाती है। विशेष अवसर पर बुलाई गई सभा की वजह से धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव सिर्फ विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। आगे बढ़े हम 39 देखें ना, 40 नंबर। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल में आपको दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये क्या है, टेस्ट को ये कंप्लीट करा देगा, ठीक है, एग्जाम ये होने से पहले, ठीक है। तो मार्च एंड तक क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाएगा। और सी सेट का भी अभी स्टार्ट होगा, इसमें जल्द ही हो सके, ठीक है। सी सेट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें टेस्ट सीरीज सी सेट का भी लेकर आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल्स को अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन फ्रंटियर्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट कौन सी संगठन, ठीक है, प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या नीति आयोग? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा डिटेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन ज़्यादातर हिमालय के दक्षिण ढलानों में अच्छा देता है। ये वन ज़्यादातर हिमालय के दक्षिण ढलानों में अच्छा देता है। ये ज़्यादातर गुर्जर और बकरवाल जैसे खानाबदोश जनजातियों द्वारा चारागाह के लिए उपयोग किए जाते हैं। जंगली भेड़, याक, भालू इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस वन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, कांटेदार वन और झाड़ियाँ उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो ये जो है किसा पर्वतीय वन का ये करता है, सबसे उपयुक्त वर्णन करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पर्वतीय, ठीक है। 41 ये 40 का तब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 41 मैंग्रोव ज्वारीय वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे तटों पर कीचड़ और गाद जमा हो जाता है। घने मैंग्रोव आम किस्में हैं जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा ऐसी वनस्पति से आच्छादित है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ से। और पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम में। इन जंगलों में पाए जाने वाले सामान्य जानवर कश्मीरी हिरन, चित्तेदार हिरन, जंगली भेड़, जैक खरगोश, तिब्बती मृग, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, झबरा सींग वाला जंगली बकरा, भालू, भेड़ और मोटे बालों वाले बकरियां। इसलिए कथन बी क्या है, सही है, ठीक है, कथन बी इसका सही हो गया। तो आगे बढ़े हम 41 42 देखते हैं आप। ये रहा 42। पर्वतमाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया गया। तो ये सही है, इसको क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया गया, तो ये सही है, ये कथन सही है। पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु डिजाइन किया गया है। देख लीजिए उत्तर पूर्व के राज्यों हेतु, तो ये कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, ये सब में भी इसकी जो भागीदारी ये किया गया है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, क्योंकि 2 तो गलत हो गया। 42 का व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा 42। पर्वतमाला योजना केंद्रीय बजट 2022-23 में पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की गई है।
इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया जाएगा, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्व उत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है, इसलिए कथन दो क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम 43 नंबर की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोलुंग सुक्पा अहोम साम्राज्य का संस्थापक था। तो ये क्या है, ये जो है छोलुंग-सुक्पा, ठीक है, अहोम साम्राज्य का संस्थापक था। तो ये क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर हम देखें, दूसरा कथन क्या है, लचित फोरवुकन सराय घाट के युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 43 की हम व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा 43। छोलुंग-सुक्पा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। लचित बोरफुकन ने वर्ष 1661 में हुए सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया था, कथन 2 सही है, ठीक है। तो ये 43 का रहा। आगे हम देखते हैं 43 हो गया, 44 ये रहा 44। बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, तो ये सही है। बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व संयुक्त शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, तो ये सही है। मुद्रा द्रावा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो हम देख सकते हैं 44 का, ये रहा 44। बायोस्फीयर रिजर्व UNESCO द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भाग के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन को शामिल करता है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब 45 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंडक नेपाल हिमालय के धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है, ये सही है, ठीक है। गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय में धौलावीरा और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलता है, तो ये क्या है, सही है। सरदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में हिमालय के हिमनद से हुआ, ये भी सही है। सरदा या जिसको सरयू बोलते हैं, उस नदी का जो उद्गम है नेपाल हिमालय में हिमालय हिमनद से होती है, ये सही है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल की पहाड़ी से है, इसकी जो है तिब्बत से होता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 45 का कथन 3 गलत हो रहा है, 1 और 2 सही, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 45 का अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं हम लोग 45। गंडक नदी 2 धाराओं वाली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, तो ये जो गंडक नदी है 2 धारा, ठीक है, गंडक और त्रिशूल, ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल की मिलने से बनता है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल में अपवाहित होती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। आगे देखें हम, सरदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली या चौक कहा जाता है, जहां यह घाघरा नदी में मिल जाता है, अतः कथन 2 भी सही है।
कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में, देख लीजिए, ठीक है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी नदी का निर्माण करती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो हम देखें कितना, 45 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 46। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसमें जो है, इस पर जो PDF है थोड़ा सा अलग ये किया हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है या नहीं, मतलब ठीक है, क्वालिटी बढ़ाना पड़ रहा है या क्वालिटी कम में भी अच्छा दिख रहा है, ये अवश्य कमेंट करके बताइएगा। सोलोमन द्वीप स्थित है। सोलोमन द्वीप ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सोलोमन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। इसका कथन नंबर 1 सही हो गया। आगे देखें हम 47। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो के संदर्भ में, ठीक है, अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में सतह जल के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय, पश्चिमी नहीं, हाँ, पूर्वी उष्णकटिबंधीय रहता, तो ये सही जाता। अल नीनो घटना एक नियमित चक्र है, नहीं, ये अनियमित चक्र है। अल नीनो घटना अनियमित चक्र है, इसलिए दोनों कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। 47 इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं। ये 46 का है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 47 ये रहा। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय, देख लीजिए, वहाँ पश्चिमी था, ठीक है, क्या होना चाहिए? पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरों में सतही जल के असमान रूप से तापमान की स्थिति को दर्शाना, इसलिए कथन 1 गलत हो जा रहा है। अल नीनो को सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट पर असमान रूप से गर्म जल के रूप में पहचाना था। अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है? हम लोग का गलत हो रहा है। आगे बढ़े हम 48। वाताग्र के संदर्भ, ठीक है, वाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब दो समान प्रकार की वायु रस्सियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। तो दो असामान्य प्रकार की वायु राशि, इसलिए गलत हो जाए। जब गर्म वायु शीतल वायु राशियों की ओर बढ़ती है तो उसके संपर्क से क्षेत्र को शीत वाताग्र कहा जाता है। तो ये क्या है? गलत हो रहा है। जब गर्म वायु शीतल वायु के ऊपर पहुंचता है, गर्म वायु क्या होता है? शीतल वायु के ऊपर जाता है, ऊपर पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शीत वाताग्र कहते हैं, इसलिए कथन 2 भी गलत हो रहा है। दोनों कथन गलत है, तो इसमें कौन सा सही है पूछा है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। 48 का, ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं हम 48 का। वाताग्र, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं, इसलिए कथन 1 क्या है? सही नहीं है। जब शीतल वायु उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियाँ ठंडी वायु राशियाँ के ऊपर आरोहित हो, तो देख लीजिए, गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशियों के ऊपर आरोहित होती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। आगे बढ़े हम 49। मिश्रित वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रित वित्त के संदर्भ में, ठीक है, या उन परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास में योगदान करती है। मिश्रित वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होती है, तो ये दोनों कथन सही है,
ठीक है, क्या है, मिश्रित वित्त में उन परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास में योगदान करती है। मिश्रित वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होता है। तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा 49 का। व्याख्या हम देख सकते हैं, ये रहा 49 का। मिश्रित वित्त, मिश्रित वित्त विकासशील देशों में सतत विकास की दिशा में अतिरिक्त वित्त जुटाने के लिए विकास वित्त रणनीतिक उपयोग है। या विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक मॉडल का वर्णन करता है जो अक्सर एक लोक कल्याणकारी या सरकारी संस्था से बाद की वाणिज्यिक निवेश के साथ एक प्रारंभिक निवेश को जोड़ता है। अतः कथन 2 सही है। मिश्रित वित्त, मिश्रित वित्त उन परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो निवेशकों को वित्तीय रिटर्न प्रदान करते हुए सतत विकास में योगदान करते हैं। अतः कथन 1 सही है। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं हम 50 नंबर। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेटेराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये गलत है। लेटेराइट मृदा जो हल्का ठंडी जगह पे होता है, यानी कि आर्द्र उष्ण, ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेटेराइट मृदा का अपरदन होने की संभावना रहती है, ये सही है। लेटेराइट मृदा का अपरदन होने की संभावना रहती है। यह मृदा कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए उपयोगी है, कॉफ़ी और चाय के लिए उपयोगी होता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, ये रहा इसका व्याख्या। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। यह मृदा भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। अतः कथन 1 सही नहीं है। आर्द्र शुष्क परिवेश में इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, वे भूदृश्य पर अपनी स्थिति के कारण अपरदन और अवक्रमण के लिए संवेदनशील है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। आगे देखें, यह मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त बहुत उपयोगी है, इसलिए कथन 3 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 51। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परतदार बादल होते हैं, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के हास्य या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादलों का वर्णन कर रहा है। तो ये जो है अस्तरी मेघ, कौन सा अस्तरी मेघ, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी अस्तरी मेघ। ठीक है, सी हो जाएगा अस्तरी मेघ। तो 51 का अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा बादल। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवायु के संघनन के कारण बनते हैं। चूँकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होती है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है: पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, अस्तरी मेघ और वर्षा मेघ। तो यहाँ पे जो है इसकी डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। पक्षमाभ, ठीक है, पक्षमाभ, फिर कपासी, फिर अस्तरी। तो अस्तरी सही है, देख लीजिए। अस्तरी का हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के हास्य या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही है।
हम 51 देख लिए, अभी देखते हैं 52। ये रहा 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दरें बढ़ाता है। तो ये सही है। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है। कथन 2, रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। तो ये भी सही है, ठीक है। रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का उद्देश्य मुद्रास्फीति की अंकुश लगाना है। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं हम 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा आयोजित किया गया। तो ये सही है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सही है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक भारत में स्थित है। वैश्विक बाघ आबादी, तो विश्व में जितना बाघ है उसकी 70% आबादी कहाँ पे? भारत में। तो तीनों कथन सही है, इसलिए 1 2 3 1 2 3 हो गया 53 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 53। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की प्रगति और बाघ संरक्षण की प्रति प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा जारी किया जाएगा, इसलिए कथन 1 क्या है? सही है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। आगे बढ़े हम ये देख लिए 53 ना। 54 आप देखते हैं, ये रहा 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को मापने का एक उपागम नहीं है? मानव विकास को मापने का एक उपागम नहीं है। क्षमता का उपागम, जनसांख्यिकी उपागम, कल्याण उपागम या न्यूनतम आवश्यकता उपागम। तो ये जो है मानव विकास मापने की, ठीक है, एक उपागम नहीं है। तो ये क्या है? बी नंबर, जनसांख्यिकीय उपागम, जनसांख्यिकीय उपागम। आगे देखते हैं 55। यह पौधा समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे 12 घंटे के फोटो पीरियड सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। या कई अलग अलग प्रकार की मृदा में उगता है, लेकिन 6 से 8 pH के मध्य कैल्शियम ह्यूमस युक्त और अच्छी तरह के शुष्क मृदा में यह सबसे अच्छा पनपता है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिलीमीटर की पर्याप्त वर्षा की भी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वह फसल है? तो ये जो है कौन सा है? केसर है, ठीक है, केसर, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, केसर। 55 का व्याख्या देखने चाहें तो ये रहा व्याख्या, इसका देख सकते हैं। केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकाग्र फूलों के धागे जैसे हिस्से का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। तो ये सही है, ठीक है, क्या है? सही है। सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, ये गलत है, सभी नहीं आता है। जिसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, जो जलमार्ग को क्या होता है? केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, इसलिए क्या हो गया? केवल एक। कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल एक, यानी कि ए, ठीक है। 56 का व्याख्या देख सकते हैं। शिपिंग और नेविगेशन हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों में विकास और विनियमन के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का गठन किया गया था। यह कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए IWT जहाज, बेड़ों और अधिग्रहण के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन
ऑपरेटरों की सब्सिडी भी प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल वे जलमार्ग जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वे केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, जबकि शेष जलमार्ग संबंधित राज्य सरकार के दायरे में है, अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम 57 नंबर, भोजन संग्रह। तो देख सकते हैं भोजन संग्रह से रिलेटेड आया है। भोजन संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है, तो ये सही है। तो भोजन संग्रह का जो कार्य है वो क्या होता है, कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। भोजन संग्रह केवल उच्च आकांक्षीय क्षेत्र जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली में किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्च अक्षांश के साथ साथ निम्न अक्षांश क्षेत्र में भी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक, केवल और केवल एक। ठीक है, आगे बढ़े हम 58 की ओर। व्याख्या देखना चाहिए तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो PDF है उसको वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सी देश G20 का हिस्सा है? G20 का हिस्सा कौन सा देश है वो बताना है। तो अर्जेंटीना क्या है, G20 का सदस्य है, सदस्य देश, इसलिए सही होगा। मेक्सिको भी है, सऊदी अरब भी है, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, सभी के सभी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं हम 59। चतुर्थक क्रियाकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थक क्रियाकल्प, तो यहाँ पे देखते सकते हैं चतुर्थक क्रियाकल्पों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है, तो ये सही है। चतुर्थक क्रियाकल्पों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है, तो ये सही है। इन क्रियाकल्पों को प्रायः गोल्ड कलर व्यवसाय कहा जाता है, तो देख लीजिए चतुर्थक नहीं, पांचवा। ठीक है, पांचवें क्रियाकलाप को, पंचम क्रियाकलाप को क्या बोला जाता है, गोल्ड कलर व्यवसाय कहा जाता है, तो ये उस प्रकार कथन 2 क्या है, गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो केवल और केवल एक, क्योंकि 2 गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम 60 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी और पश्चिम में संकीर्ण है, तो ये गलत है। भारत की मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, ठीक है, और पूर्व में संकीर्ण होना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो गया। दूसरा कथन, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और धीरे धीरे पूर्वी की ओर ढलता है, तो ये सही है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे ये क्या होता है, पूर्व की ओर ढलते जाता है, ढलान है जिसे है, तो ये क्या है, ये कथन 60 का कथन 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर केवल 2, यानी कि बी नंबर। आगे देखें हम 61। बैगनी क्रांति शब्द जो कभी कभी समाचारों में पाया जाता है संबंधित है, किससे संबंधित तो वो बताना है। केसर की खेती से, लेवेंडर की खेती से, ब्लूबेरी की खेती से या अंजीर की खेती से, तो ये जो है बैगनी क्रांति शब्द किससे रिलेटेड है, लेवेंडर की खेती से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है, सही है। जूट जो है दुनिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है, तो ये सही है। बांग्लादेश जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये गलत है, क्योंकि भारत जो है, ठीक है, क्या है, भारत जूट का उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक, यानी कि ए नंबर। ठीक है, तो ये रहा 62 का, और इसकी व्याख्या देखना चाहिए तो आप लोग ये देख लीजिए 59 का व्याख्या। ठीक है, आगे तो इसकी PDF दूंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर यदि आपको अच्छा लगा तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी की वीडियोज और टॉपर्स कॉपी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। वैसे अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।